स्वागत है इस चैनल पर जहां हर रात आप सुनेंगे मजेदार, डरावनी और रोमांचक कहानियां। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और चलिए बिना देर किए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मैं अजीत बंद्योपाध्याय 1932 की उस गर्मी में कोलकाता पहुंचा था। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं पूरी करने के बाद मेरे मन में एक नई शुरुआत की उमंग थी। कोलकाता, वह शहर जो अपनी गलियों में इतिहास और रहस्य दोनों को समेटे हुए था, मेरे लिए एक नया कैनवास था। मैं एक लेखक था, या यूं कहें बनना चाहता था। मेरी कविताएं और डायरी के पन्ने मेरे एकांत के साथी थे। लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि यह शहर मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएगा जो न केवल मेरी जिंदगी बदल देगा, बल्कि मुझे उन रास्तों पर ले जाएगा जहां सत्य और छल का खेल हर मोड़ पर इंतजार करता था। मैंने चाइना बाजार के पास एक मेस में रहने का फैसला किया। यह मेस एक परोपकारी होम्योपैथिक डॉक्टर अनुकूल बाबू के स्वामित्व में था। मेस की इमारत पुरानी थी, लेकिन साफ सुथरी। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं और हवा में पुरानी किताबों और इत्र की हल्की सी महक तैरती थी। मेरे कमरे के बगल में दो अन्य किराएदार रहते थे, अश्विनी बाबू और घनश्याम बाबू। अश्विनी बाबू एक रिटायर्ड क्लर्क थे जो अपनी पेंशन और पुरानी यादों के सहारे जीते थे। घनश्याम बाबू एक व्यापारी थे जो अपने ताश के खेल और तेज आवाज में हंसने के लिए जाने जाते थे। दोनों अपने आप में मग्न रहते थे और मैं भी अपनी दुनिया में खोया रहता था। लेकिन कोलकाता की हवा में उस समय कुछ अजीब था। अखबारों में हाल ही में हुई हत्याओं की खबरें छाई थीं। ये हत्याएं एक ही इलाके में हो रही थीं और लोग इसे किसी सन की हत्यारे का काम मान रहे थे। मैं, जो हमेशा से रहस्यों की कहानियों का शौकीन रहा, इन खबरों को पढ़कर थोड़ा उत्साहित भी था और थोड़ा डरा हुआ भी। लेकिन मैंने सोचा, ये सब मेरे लेखन के लिए प्रेरणा हो सकता है। मैंने अपनी डायरी में इन हत्याओं के बारे में कुछ नोट्स बनाए, यह सोचकर कि शायद इन्हें किसी कहानी में ढाल सकूं। एक सुबह जब मैं मेस के बरामदे में बैठकर चाय पी रहा था, एक युवक वहां आया। वह लंबा, दुबला पतला और अच्छे कपड़ों में था। उसका चेहरा सौम्य था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो बुद्धिमानी और जिज्ञासा का मिश्रण लगती थी। उसने अनुकूल बाबू से कमरे की उपलब्धता के बारे में पूछा। अनुकूल बाबू ने बताया कि कोई खाली कमरा नहीं है। वह युवक, जिसने अपना नाम अतुल चंद्र मित्र बताया, मेरी ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं आपके कमरे में कुछ दिन रह सकता हूं? मैं ज्यादा जगह नहीं लूंगा। मैंने हिचकिचाते हुए हामी भर दी। मुझे अकेलापन पसंद था, लेकिन उसकी विनम्रता और आत्मविश्वास ने मुझे प्रभावित किया। उस दिन से अतुल मेरे कमरे में रहने लगा। वह ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन जब बोलता तो उसकी बातों में एक गहराई होती थी। वह अक्सर किताबें पढ़ता और कभी-कभी मेरी कविताओं पर टिप्पणी करता। उसकी टिप्पणियां इतनी सटीक होती थीं कि मुझे लगता वह मेरे मन को पढ़ सकता है। कुछ दिन बाद एक सुबह मेस में हड़कंप मच गया। अश्विनी बाबू अपने कमरे में मृत पाए गए थे। उनका कमरा बाहर से बंद था और ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर नहीं घुसा था। पुलिस आई और प्रारंभिक जांच में इसे दिल का दौरा माना गया। लेकिन अतुल की आंखों में उस समय जो चमक थी, वह मुझे बेचैन कर गई। उसने धीरे से कहा, अजीत, यह कोई साधारण मौत नहीं है, यह हत्या है। मैं स्तब्ध रह गया। हत्या? लेकिन कमरा तो बाहर से बंद था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कमरे के ताले और खिड़कियां कई रहस्य छिपाते हैं। अगर तुम चाहो तो हम इसकी तह तक जा सकते हैं। उसके शब्दों में एक चुनौती थी और मेरे लेखक मन में एक उत्साह जागा। मैंने हामी भर दी, यह नहीं जानते हुए कि यह मेरे जीवन का सबसे रोमांचक और खतरनाक साहसिक कार्य होने वाला था। अश्विनी बाबू की मौत ने मेस के माहौल को पूरी तरह बदल दिया था। जहां पहले हंसी मजाक और ताश की गड्डियों की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब सन्नाटा और संदेह की छाया थी। हर कोई एक दूसरे को शक की नजरों से देख रहा था। पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली थी और इसे प्राकृतिक मृत्यु घोषित कर दिया था। लेकिन अतुल की बातें मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थीं। ये हत्या है, उसने कहा था, और उसकी आवाज में ऐसा यकीन था कि मैं उस पर सवाल नहीं उठा सका। उस दिन शाम को जब मैं अपने कमरे में बैठकर डायरी लिख रहा था, अतुल ने दरवाजा खटखटाया। वह अंदर आया और अपनी किताबें एक तरफ रखते हुए बोला, अजीत, क्या तुम तैयार हो इस रहस्य को सुलझाने के लिए? मैंने अपनी कलम नीचे रखी
और उत्सुकता से उसकी ओर देखा। तुम्हें सचमुच लगता है कि यह हत्या थी? पुलिस तो कह रही है कि। पुलिस? उसने मेरी बात काटते हुए कहा। कई बार सतह पर दिखने वाली चीजों को ही सच मान लेती है, लेकिन सत्य को खोजने के लिए सतह से नीचे उतरना पड़ता है। उसने मुझे अश्विनी बाबू के कमरे में चलने के लिए कहा। मेस के अन्य लोग उस समय नीचे हॉल में थे और कमरा खाली था। हम चुपके से अंदर दाखिल हुए। कमरा छोटा था, जिसमें एक पलंग, एक मेज और कुछ पुरानी किताबें थीं। खिड़की बंद थी और ताला बाहर से लगा हुआ था, जैसा कि पुलिस ने बताया था। अतुल ने कमरे का बारीकी से निरीक्षण शुरू किया। वह फर्श पर झुका, खिड़की के पास गया और फिर पलंग के नीचे देखा। उसकी हर हरकत में एक उद्देश्य था। मैं चुपचाप उसे देखता रहा, यह समझने की कोशिश करते हुए कि वह क्या ढूंढ रहा था। देखो अजीत, उसने अचानक कहा और मुझे खिड़की के पास बुलाया। यह खिड़की बाहर से बंद दिखती है, लेकिन इसका ताला ढीला है। इसे आसानी से खोला और बंद किया जा सकता है। मैंने खिड़की को छुआ। वह सही कह रहा था। ताला पुराना था और आसानी से हिल रहा था। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि कोई अंदर आया? मैंने पूछा। शायद, उसने कहा और फिर पलंग की ओर बढ़ा। उसने तकिए के नीचे से एक छोटा सा कागज निकाला। यह एक दवा की शीशी का लेबल था, जिस पर कुछ धुंधले अक्षर लिखे थे। ये देखो, ये होम्योपैथिक दवा का लेबल है, लेकिन इसका रंग और गंध कुछ और कहानी बयान करते हैं। मैंने शीशी को सूंघा। उसमें एक तीखी गंध थी, जो किसी जहरीले पदार्थ की तरह लग रही थी। क्या तुम कह रहे हो कि अश्विनी बाबू को जहर दिया गया? अतुल ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम जल्दी सीख रहे हो, अजीत, लेकिन हमें अभी और सबूत चाहिए। उस रात जब हम अपने कमरे में वापस आए, अतुल ने मुझे बताया कि वह वास्तव में अतुल चंद्र मित्र नहीं है। उसका असली नाम ब्योमकेश बख्शी था और वह एक सत्यान्वेषी था, सत्य की खोज करने वाला। उसने बताया कि वह पुलिस कमिश्नर की अनुमति से इन हत्याओं की जांच के लिए चाइना बाजार आया था। उसकी बातों ने मुझे हैरान कर दिया, लेकिन साथ ही मेरे भीतर एक रोमांच भी जागा। अगले दिन हमने अनुकूल बाबू से बात की। वह एक सौम्य और विनम्र व्यक्ति थे, जो हमेशा अपने मरीजों की मदद के लिए तत्पर रहते थे। लेकिन ब्योमकेश की नजरों में उनके प्रति एक संदेह था। उसने मुझसे कहा, अनुकूल बाबू की परोपकारिता के पीछे कुछ छिपा है। हमें उनके बारे में और जानना होगा। हमने मेस के अन्य किराएदारों से भी बात की। घनश्याम बाबू ने बताया कि अश्विनी बाबू हाल ही में किसी से झगड़ा कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह कौन था। एक अन्य किराएदार, राम बाबू, ने बताया कि उन्होंने एक रात अश्विनी बाबू के कमरे से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी थी। हर नई जानकारी के साथ रहस्य और गहराता जा रहा था। ब्योमकेश ने कहा, अजीत, यह सिर्फ एक हत्या नहीं है, यह एक सिलसिला है और हमें इसे रोकना होगा। अश्विनी बाबू की मौत के बाद मेस में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। लोग एक दूसरे से कम बात करते थे और उनकी नजरों में एक अनकहा डर तैरता था। मैं, अजीत बंद्योपाध्याय, अब पूरी तरह से ब्योमकेश बख्शी के साथ इस रहस्य की गुत्थी सुलझाने में जुट गया था। ब्योमकेश, जो खुद को सत्यान्वेषी कहता था, हर कदम पर मुझे हैरान कर रहा था। उसकी सूक्ष्म अवलोकन शक्ति और तर्क की गहराई मेरे लिए नई थी। मैंने सोचा था कि लेखक होने के नाते मेरी कल्पना शक्ति ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन ब्योमकेश ने मुझे दिखाया कि सत्य की खोज में कल्पना से ज्यादा तथ्यों की जरूरत होती है। उस सुबह जब हम नाश्ते के लिए मेज के हॉल में बैठे थे, ब्योमकेश ने अनुकूल बाबू से कुछ सवाल पूछे। अनुकूल बाबू, जो हमेशा अपनी होम्योपैथिक दवाओं और परोपकार की बातें करते थे, थोड़े असहज दिखे। ब्योमकेश ने पूछा, अनुकूल बाबू, क्या अश्विनी बाबू आपसे कोई विशेष दवा ले रहे थे? अनुकूल बाबू ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा, हाँ, उनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। मैंने उन्हें एक साधारण होम्योपैथिक टॉनिक दिया था। क्या वह टॉनिक अभी भी आपके पास है? ब्योमकेश ने तुरंत पूछा। अनुकूल बाबू ने हिचकिचाते हुए कहा, वह शीशी तो अश्विनी बाबू के पास ही थी, शायद उनके कमरे में मिल जाए। ब्योमकेश ने मेरी ओर देखा और मैं समझ गया कि वह उस शीशी के बारे में सोच रहा था, जो हमें अश्विनी बाबू के कमरे में मिली थी। उस शीशी की गंध और लेबल कुछ और ही कहानी बयान कर रहे थे। नाश्ते के बाद ब्योमकेश ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, अजीत, हमें अनुकूल बाबू की दवाइयों की जांच करनी होगी। उनकी परोपकारिता के पीछे कुछ ऐसा है
जो मुझे बेचैन कर रहा है। हमने अनुकूल बाबू के छोटे से क्लिनिक में जाने का फैसला किया, जो मेज के पीछे एक कमरे में था। वहां ढेर सारी शीशियां, कुछ पुरानी किताबें और होम्योपैथी की दवाओं के लेबल बिखरे हुए थे। अनुकूल बाबू उस समय अपने मरीजों को देखने गए थे, जिससे हमें थोड़ा समय मिल गया। ब्योमकेश ने हर शीशी को ध्यान से देखा, उनकी गंध सूंघी और कुछ नोट्स बनाए। एक शीशी पर उसका ध्यान रुका। उसका लेबल अश्विनी बाबू के कमरे में मिली शीशी से मिलता जुलता था। यह देखो अजीत, उसने कहा, यह शीशी साधारण टॉनिक की नहीं है। इसमें कुछ ऐसा है जो जानलेवा हो सकता है। हमें इसे किसी रसायन शास्त्री के पास जांच के लिए भेजना होगा। मैंने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि अनुकूल बाबू ने जानबूझकर अश्विनी बाबू को जहर दिया? ब्योमकेश ने जवाब दिया, अभी कुछ भी निश्चित नहीं है, लेकिन संदेह की परछाइयां हर जगह हैं। हमें और सबूत चाहिए। उसी दिन दोपहर को मेस में एक नया मेहमान आया। उसका नाम था दामोदर बाबू। वह एक मोटे ताजे जोशीले व्यक्ति थे, जो अपने व्यापार की बातें जोर जोर से करते थे। उनकी हंसी और बातें मेस के सन्नाटे को तोड़ रही थीं, लेकिन ब्योमकेश की नजरें उन पर टिकी थीं। उसने मुझसे धीरे से कहा, यह नया मेहमान कुछ ज्यादा ही खुशमिजाज है। हमें उसके बारे में भी पता करना होगा। शाम को जब मैं और ब्योमकेश चाइना बाजार की गलियों में टहल रहे थे, उसने मुझे बताया कि वह अश्विनी बाबू की मौत को हाल की अन्य हत्याओं से जोड़कर देख रहा था। ये हत्याएं बेतरतीब नहीं हैं, अजीत, उसने कहा। इनका एक पैटर्न है और मुझे लगता है कि मैस इसका केंद्र है। हमने एक स्थानीय चाय की दुकान पर रुककर कुछ और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। वहां के लोग अश्विनी बाबू को एक शांत और एकांत प्रिय व्यक्ति के रूप में जानते थे, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि वह हाल ही में किसी से डर रहे थे। एक दुकानदार ने बताया कि उसने अश्विनी बाबू को एक रात किसी अजनबी के साथ गहरी बातचीत करते देखा था। जब हम मेस वापस लौटे, तो एक और चौंकाने वाली खबर हमारा इंतजार कर रही थी। घनश्याम बाबू अपने कमरे में बीमार पड़े थे। उनकी हालत गंभीर थी और अनुकूल बाबू उन्हें अपनी दवाइयां दे रहे थे। ब्योमकेश ने तुरंत मुझसे कहा, हमें घनश्याम बाबू को अस्पताल ले जाना होगा। अगर यह वही जहर है, तो हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उस रात जब घनश्याम बाबू को अस्पताल ले जाया गया, ब्योमकेश ने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा, अजीत, यह सिर्फ शुरुआत है। हमें जल्दी करना होगा, वरना यह सिलसिला और आगे बढ़ेगा। घनश्याम बाबू की हालत ने मेस में और तनाव पैदा कर दिया था। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत स्थिर थी, लेकिन उनके खून में एक अज्ञात विषैला पदार्थ पाया गया था। यह खबर सुनकर ब्योमकेश की आंखों में वही चमक लौट आई जो मैंने अश्विनी बाबू की मौत के समय देखी थी। उसने मुझसे कहा, अजीत, अब यह साफ है कि हम एक सुनियोजित साजिश का सामना कर रहे हैं। यह जहर का खेल है और हमें इसके खिलाड़ी को पकड़ना होगा। अगले दिन ब्योमकेश ने अनुकूल बाबू के क्लिनिक से ली गई शीशी को एक रसायन शास्त्री के पास जांच के लिए भेजा। उसने मुझे बताया कि वह मेस के हर किराएदार की पृष्ठभूमि की जांच करना चाहता था। हर इंसान की अपनी कहानी होती है, अजीत, उसने कहा, और कई बार यही कहानियां हमें सत्य तक ले जाती हैं। हमने सबसे पहले दामोदर बाबू से बात की। वह अपने व्यापार की सफलता की कहानियां सुना रहे थे, लेकिन ब्योमकेश ने उनकी बातों में कुछ असंगतियां पकड़ी। दामोदर बाबू ने बताया कि वह हाल ही में बर्मा से लौटे थे, लेकिन उनके पास कोई ठोस दस्तावेज नहीं थे। ब्योमकेश ने मुझसे कहा, यह आदमी कुछ छिपा रहा है। हमें इसके पीछे की सच्चाई खोजनी होगी। इस बीच अनुकूल बाबू की हरकतें और संदिग्ध हो रही थीं। वह हर बार जब हम उनसे सवाल पूछते, तो बात को टाल देते। एक बार जब ब्योमकेश ने उनसे अश्विनी बाबू की दवा के बारे में पूछा, तो उन्होंने गुस्से में कहा, आप लोग मुझे शक की नजर से क्यों देख रहे हैं? मैंने तो हमेशा सबकी मदद की है। ब्योमकेश ने शांत स्वर में जवाब दिया, हम सिर्फ सत्य की खोज कर रहे हैं अनुकूल बाबू। अगर आप निर्दोष हैं, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। उसी रात मेस में एक और घटना घटी। राम बाबू, जो आमतौर पर चुप रहते थे, अपने कमरे में चीखते हुए पाए गए। जब हम वहां पहुंचे, तो उन्होंने बताया कि किसी ने उनके कमरे में एक धमकी भरा पत्र छोड़ा था। पत्र में लिखा था, ज्यादा सवाल मत पूछो, वरना अंजाम बुरा होगा। ब्योमकेश ने पत्र को ध्यान से पढ़ा और कहा, यह लिखावट मुझे जानी पहचानी लगती है।
हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। अगले दिन रसायन शास्त्री की रिपोर्ट आई। उसने पुष्टि की कि शीशी में पोटेशियम साइनाइड का एक घातक मिश्रण था, जो होम्योपैथिक दवा के रूप में छिपाया गया था। ये खबर सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या इसका मतलब है कि अनुकूल बाबू हत्यारा हैं? मैंने पूछा। ब्योमकेश ने कहा, शायद, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि इस जहर का स्रोत कहां से आया। अनुकूल बाबू अकेले नहीं हो सकते। हमने मेज के बाहर की गलियों में कुछ और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। एक पुराने दवा विक्रेता ने बताया कि हाल ही में किसी ने उससे साइनाइड खरीदा था, लेकिन उसने खरीदार का चेहरा नहीं देखा था। उसने सिर्फ इतना कहा कि वह एक लंबा पतला आदमी था जो अच्छे कपड़ों में था। यह विवरण सुनकर मेरे मन में एक अजीब सा संदेह जागा। मैंने ब्योमकेश की ओर देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी मुझे और बेचैन कर रही थी। उस रात जब हम अपने कमरे में बैठे थे, ब्योमकेश ने अचानक कहा, अजीत, क्या तुमने गौर किया कि मेस में हर कोई कुछ न कुछ छिपा रहा है? अनुकूल बाबू की दवाइयां, दामोदर बाबू की कहानियां, राम बाबू का डर, ये सब एक बड़े जाल का हिस्सा है। मैंने पूछा, तो अब हम क्या करेंगे? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम जाल को और उलझाएंगे ताकि हत्यारा खुद बाहर आ जाए। मेस में अब हर चेहरा एक मुखौटा लगता था। घनश्याम बाबू की बीमारी, राम बाबू को मिला धमकी भरा पत्र और अनुकूल बाबू की शीशियों में मिला जहर। ये सारे सुराग एक बड़े जाल की ओर इशारा कर रहे थे। मैं, अजीत बंद्योपाध्याय, अब पूरी तरह से ब्योमकेश बख्शी के साथ इस रहस्य को सुलझाने में जुट चुका था। ब्योमकेश की हर बात, हर नजर और हर सवाल मुझे यह एहसास दिला रहा था कि सत्य की खोज कितनी जटिल हो सकती है। उस सुबह जब हम अपने कमरे में बैठे थे, ब्योमकेश ने एक नक्शा निकाला। यह चाइना बाजार और आसपास के इलाकों का नक्शा था, जिसमें हाल की हत्याओं के स्थान चिह्नित थे। उसने बताया कि अश्विनी बाबू की मौत इन हत्याओं से जुड़ी हो सकती है। देखो अजीत, उसने कहा, ये हत्याएं एक खास दायरे में हो रही हैं और मैस इसका केंद्र है। मैंने पूछा, लेकिन हत्यारा मैस में ही क्यों काम कर रहा है? उसका मकसद क्या हो सकता है? ब्योमकेश ने जवाब दिया, रॉमिक, मकसद हमेशा पैसा, बदला या सत्ता होता है। हमें बस यह पता करना है कि इनमें से कौन सा मकसद यहाँ काम कर रहा है। हमने फैसला किया कि दामोदर बाबू की पृष्ठभूमि की ओर गहराई से जांच करेंगे। ब्योमकेश ने अपने कुछ पुराने परिचितों को पत्र लिखे, जो बर्मा में व्यापारियों के बारे में जानकारी दे सकते थे। इसके साथ ही उसने अनुकूल बाबू के क्लिनिक की ओर बारीकी से जांच करने का फैसला किया। उसने मुझसे कहा, अजीत, हमें अनुकूल बाबू को थोड़ा उकसाना होगा। अगर वह दोषी हैं, तो वे कोई गलती करेंगे। उसी दिन दोपहर को ब्योमकेश ने अनुकूल बाबू को मेज के हॉल में बुलाया। वहां कुछ अन्य किराएदार भी मौजूद थे। ब्योमकेश ने जानबूझकर जोर से कहा, अनुकूल बाबू, हमें आपके क्लिनिक में कुछ ऐसी शीशियां मिली हैं जिनमें साइनाइड था। क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? अनुकूल बाबू का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, यह सरासर बकवास है। मैं एक डॉक्टर हूं, हत्यारा नहीं। आप लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उनके गुस्से ने मेज में सनसनी फैला दी। दामोदर बाबू ने हंसते हुए कहा, अरे अनुकूल बाबू, इतना गुस्सा क्यों? अगर आप निर्दोष हैं तो जांच से डर क्यों रहे हैं? ब्योमकेश ने शांत स्वर में कहा, हम सिर्फ सत्य की खोज कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो हम पुलिस को बुला सकते हैं। अनुकूल बाबू चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उस रात जब मैं और ब्योमकेश अपने कमरे में थे, उसने मुझसे कहा, अनुकूल बाबू कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे इस जाल के मास्टरमाइंड हैं। वे बस एक कठपुतली हो सकते हैं। अगले दिन ब्योमकेश ने राम बाबू से बात की। राम बाबू अब तक डरे हुए थे और ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन ब्योमकेश की विनम्रता और तर्क ने उन्हें खोल दिया। उन्होंने बताया कि अश्विनी बाबू की मौत से कुछ दिन पहले उन्होंने उसे एक अजनबी के साथ गली में बात करते देखा था। वह अजनबी लंबा और पतला था और उसने एक काला कोट पहना था। यह विवरण सुनकर मेरे मन में फिर से वही संदेह जागा। मैंने ब्योमकेश से पूछा, क्या यह दामोदर बाबू हो सकते हैं? उसने जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन हमें अभी और सबूत चाहिए। उसी दिन शाम को ब्योमकेश ने एक जोखिम भरा कदम उठाया। उसने मेज के सभी किराएदारों को हॉल में इकट्ठा किया और ऐलान किया कि उसे हत्यारे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं।
उसने जानबूझकर कुछ अस्पष्ट बातें कहीं, जैसे कि एक काले कोट वाले व्यक्ति और साइनाइड की शीशियों के बारे में। उसका मकसद था हत्यारे को घबराना। उस रात जब हम अपने कमरे में थे, मुझे एक अजीब सी आहट सुनाई दी। मैंने को जगाया और हमने देखा कि कोई हमारे दरवाजे के नीचे से एक कागज सरका रहा था। ये एक और धमकी भरा पत्र था जिसमें लिखा था, सत्यान्वेषी, अपनी सीमा में रहो, वरना मेस में और लाशें बिछेंगी। ब्योमकेश ने पत्र को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अजीत, हमारा शिकंजा काम कर रहा है। हत्यारा अब डर रहा है। धमकी भरे पत्र ने मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया था, लेकिन ब्योमकेश पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा था। वह उसी शांति और आत्मविश्वास के साथ अपने काम में जुटा था। उसने पत्र की लिखावट की तुलना राम बाबू को मिले पत्र से की और पाया कि दोनों एक ही व्यक्ति ने लिखे थे। यह एक सुराग है अजीत, उसने कहा। हत्यारा अब जल्दबाजी में गलतियां कर रहा है। अगले दिन ब्योमकेश ने फैसला किया कि हमें मेस के बाहर की गलियों में और जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। हम चाइना बाजार की तंग गलियों में घूमे, जहां हर दुकान और हर चेहरा अपनी कहानी कह रहा था। एक पुराने पान वाले ने हमें बताया कि उसने हाल ही में एक लंबे पतले आदमी को देखा था जो काला कोट पहने हुए था। वह मेज के पास अक्सर दिखाई देता था, लेकिन उसका चेहरा हमेशा छिपा रहता था। ब्योमकेश ने उस पान वाले से पूछा, क्या आपने उसे किसी खास जगह जाते देखा है? पान वाले ने बताया कि वह आदमी एक पुरानी हवेली की ओर जाता था, जो चाइना बाजार के बाहरी इलाके में थी। यह हवेली सुनसान थी और लोग इसे भूतहा मानते थे। ब्योमकेश की आंखों में एक चमक आ गई। उसने मुझसे कहा, अजीत, हमें उस हवेली की तलाशी लेनी होगी। शायद वहां हमें कुछ जवाब मिले। उस दिन दोपहर को हम उस हवेली की ओर निकले। हवेली पुरानी और जर्जर थी, जिसके दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई थीं। अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था। हमने सावधानी से हर कमरे की तलाशी ली। एक कमरे में हमें कुछ पुराने कागजात और एक डायरी मिली। डायरी में कुछ नाम और तारीखें लिखी थीं, जिनमें अश्विनी बाबू और घनश्याम बाबू के नाम भी शामिल थे। ब्योमकेश ने डायरी को ध्यान से पढ़ा और कहा, यह कोई साधारण डायरी नहीं है। यह एक हत्यारे की योजना है। डायरी में कुछ कोडेड संदेश भी थे, जिन्हें ब्योमकेश ने समझने की कोशिश की। उसने बताया कि ये संदेश किसी बड़े गिरोह से जुड़े हो सकते हैं, जो जहर के व्यापार में शामिल था। अजीत, उसने कहा, यह मामला मैस से कहीं बड़ा है। हम एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जो पूरे कोलकाता को अपनी चपेट में ले सकता है। जब हम हवेली से बाहर निकले तो हमें लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। ब्योमकेश ने मुझसे कहा, शांत रहो अजीत, हमें उसे पकड़ना है। हमने एक सुनसान गली में रुककर इंतजार किया। कुछ देर बाद एक लंबा पतला आदमी काले कोट में हमारी ओर आता दिखा। ब्योमकेश ने तेजी से उसका रास्ता रोका, लेकिन वह आदमी फुर्ती से भाग निकला। हमने उसका पीछा किया, लेकिन वह गलियों में गायब हो गया। वापस मेस लौटने पर ब्योमकेश ने मुझे बताया कि वह अब हत्यारे के करीब पहुंच रहा है। उसने कहा, हमें अब एक आखिरी जाल बिछाना होगा। हत्यारा अब छिप नहीं सकता। उसी रात ब्योमकेश ने मेस के सभी किराएदारों को फिर से हॉल में बुलाया। उसने ऐलान किया कि उसे हत्यारे की पहचान पता चल गई है। उसने जानबूझकर कुछ गलत नाम लिए ताकि असली हत्यारा घबरा जाए। उसकी इस चाल ने मेस में तनाव को और बढ़ा दिया। अनुकूल बाबू ने गुस्से में कहा, आपके ये खेल अब हद से ज्यादा हो गए हैं बख्शी बाबू। दामोदर बाबू ने हंसते हुए कहा, अरे सत्यान्वेषी जी, अगर आपको हत्यारा मिल गया है तो नाम बताइए ना। ब्योमकेश ने शांत स्वर में कहा, सही समय पर सब कुछ सामने आ जाएगा। उस रात जब हम अपने कमरे में थे, ब्योमकेश ने मुझसे कहा, अजीत, कल का दिन इस मामले का आखिरी दिन होगा। हत्यारा अब हमारे जाल में है। मेस में अब हर सांस में तनाव था। ब्योमकेश बख्शी ने हत्यारे की पहचान का दावा करके सभी को बेचैन कर दिया था। मैं, अजीत बंद्योपाध्याय, अब तक इस साहसिक यात्रा में ब्योमकेश का साय की तरह साथ दे रहा था। उसकी हर चाल, हर सवाल और हर मुस्कान मुझे यह एहसास दिला रही थी कि हम सत्य के बहुत करीब हैं। लेकिन सत्य का आलम इतना खतरनाक होगा, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। उस सुबह ब्योमकेश ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उसने टेबल पर कुछ कागजात, डायरी और धमकी भरे पत्र रखे थे। अजीत, उसने कहा, आज रात हम इस मामले को खत्म करेंगे।
लेकिन हमें सावधान रहना होगा क्योंकि हत्यारा अब बेकाबू हो रहा है। मैंने पूछा, क्या तुम्हें सचमुच हत्यारे की पहचान पता है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैं उसे खुद बाहर आने देना चाहता हूँ। अगर मैं अभी नाम बता दूं तो वह भाग सकता है। ब्योमकेश ने मुझे उस दिन का प्लान बताया। वह मेज के सभी किराएदारों को फिर से हॉल में इकट्ठा करने वाला था। उसने कहा, मैं कुछ ऐसी बातें कहूंगा जो हत्यारे को घबरा देंगी। तुम बस हर किसी की प्रतिक्रिया पर नजर रखना। उस दिन दोपहर को ब्योमकेश ने अपने एक पुराने परिचित इंस्पेक्टर बराल को मेस में बुलाया। बराल एक गंभीर और अनुभवी पुलिस अधिकारी थे जो ब्योमकेश की बुद्धिमानी का सम्मान करते थे। ब्योमकेश ने उन्हें सारी बातें बताईं। अश्विनी बाबू की हत्या, घनश्याम बाबू की बीमारी, साइनाइड की शीशियां और हवेली में मिली डायरी। बराल ने कहा, बख्शी, तुमने इतने कम समय में इतने सुराग इकट्ठा किए, यह काबिल तारीफ है। लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि हत्यारा मेस में ही है? ब्योमकेश ने जवाब दिया, पूरा यकीन, और आज रात वह खुद अपना चेहरा दिखाएगा। शाम को मेस का हॉल फिर से भर गया। अनुकूल बाबू, दामोदर बाबू, राम बाबू और कुछ अन्य किराएदार वहां मौजूद थे। इंस्पेक्टर बराल एक कोने में चुपचाप बैठे थे ताकि किसी को शक न हो। ब्योमकेश ने खड़े होकर बोलना शुरू किया। मेरे दोस्तों, उसने कहा, पिछले कुछ हफ्तों में इस मैस में कई ऐसी घटनाएं हुई जो हमें डरा रही हैं। अश्विनी बाबू की मौत, घनश्याम बाबू की बीमारी और धमकी भरे पत्र, ये सब एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा हैं। और मुझे यकीन है कि हत्यारा इस कमरे में मौजूद है। हॉल में सन्नाटा छा गया। अनुकूल बाबू ने असहज होकर अपनी कुर्सी हिलाई। दामोदर बाबू ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उनकी हंसी में घबराहट थी। राम बाबू ने डर से इधर उधर देखा। ब्योमकेश ने आगे कहा, मैंने हवेली में एक डायरी पाई जिसमें कुछ नाम और तारीखें लिखी थीं। उनमें अश्विनी बाबू और घनश्याम बाबू के नाम भी थे। यह डायरी एक जहर के व्यापार के गिरोह की योजना थी जो कोलकाता की गलियों में फैल रहा है, और इस गिरोह का एक अहम सदस्य इस मेस में रहता है। उसने जानबूझकर रुककर सबकी ओर देखा। फिर उसने एक कागज निकाला और कहा, यहां एक नाम है, कालीचरण। क्या किसी ने इस नाम को सुना है? अचानक दामोदर बाबू की कुर्सी खिसकने की आवाज आई। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। ब्योमकेश ने उनकी ओर देखकर कहा, दामोदर बाबू, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? दामोदर बाबू ने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं नहीं जानता आप क्या बात कर रहे हैं। लेकिन ब्योमकेश ने अपनी बात जारी रखी। कालीचरण एक ऐसा व्यक्ति है जो बर्मा से कोलकाता आया था। उसने यहाँ जहर का व्यापार शुरू किया और मेस को अपना अड्डा बनाया। वह एक लंबा पतला आदमी है जो काला कोट पहनता है, और मुझे यकीन है कि वह इस कमरे में है। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, दामोदर बाबू अचानक उठे और दरवाजे की ओर भागे। लेकिन इंस्पेक्टर बराल पहले ही तैयार थे। उन्होंने अपने आदमियों के साथ दामोदर बाबू को पकड़ लिया। हॉल में हड़कंप मच गया। अनुकूल बाबू ने चिल्लाकर कहा, मैंने कहा था कि मैं निर्दोष हूं। ब्योमकेश ने शांत स्वर में कहा, हाँ अनुकूल बाबू, आप निर्दोष हैं, लेकिन आपकी शीशियों का इस्तेमाल इस साजिश में हुआ। दामोदर बाबू, या यूं कहें कालीचरण, ने आपके जहर की शीशियों में बदलकर अश्विनी बाबू और घनश्याम बाबू को मारने की कोशिश की। दामोदर बाबू अब चुप थे। उनकी आंखों में हार का भाव था। ब्योमकेश ने इंस्पेक्टर बराल से कहा, इनके पास से वह डायरी और कुछ अन्य सबूत मिलेंगे जो इस गिरोह को उजागर करेंगे। उस रात जब सब शांत हो गया, मैंने ब्योमकेश से पूछा, तुम्हें कब पता चला कि दामोदर बाबू ही कालीचरण हैं? उसने जवाब दिया, उनकी कहानियों में असंगतियां थीं और हवेली की डायरी ने सब साफ कर दिया। लेकिन मुझे यकीन तब हुआ जब उन्होंने उस नाम कालीचरण पर प्रतिक्रिया दी। दामोदर बाबू या कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद मेस में शांति लौट आई। इंस्पेक्टर बराल और उनकी टीम ने हवेली की तलाशी ली, जहां उन्हें जहर की कई शीशियां, कोडेड संदेश और गिरोह के अन्य सदस्यों के नाम मिले। ये खबर कोलकाता के अखबारों में छा गई और लोग ब्योमकेश बख्शी की तारीफ करने लगे। लेकिन ब्योमकेश हमेशा की तरह इस शोर शराबे से दूर रहा। वह उसी सादगी और शांति के साथ अपनी किताबें पढ़ता और मेरी कविताओं पर टिप्पणियां करता। मैं, अजीत बंद्योपाध्याय, अब पूरी तरह से बदल चुका था। इस साहसिक कार्य ने मुझे न केवल सत्य की ताकत दिखाई, बल्कि यह भी सिखाया कि सच्चाई की खोज में धैर्य
और बुद्धिमानी कितनी जरूरी है। मैंने अपनी डायरी में इस पूरे मामले को लिखा, यह सोचकर कि शायद एक दिन यह मेरी पहली किताब बन जाए। एक सुबह जब मैं और ब्योमकेश चाइना बाजार की गलियों में टहल रहे थे, मैंने उससे पूछा, ब्योमकेश, तुम सत्यान्वेषी क्यों बने? तुम तो कुछ और भी कर सकते थे। उसने हंसते हुए कहा, अजीत, सत्य की खोज से बड़ा कोई काम नहीं है। दुनिया में बहुत सारे मुखौटे हैं और मैं बस उन्हें उतारने की कोशिश करता हूं। उसके शब्द मेरे मन में गहरे उतर गए। मैंने सोचा कि शायद लेखक होने के नाते मेरा काम भी यही है, लोगों की कहानियों को सामने लाना, उनके दुख सुख और सत्य को उजागर करना। कुछ दिन बाद अनुकूल बाबू ने मेस छोड़ने का फैसला किया। वह अपनी गलती पर शर्मिंदा थे कि उनकी शीशियों का गलत इस्तेमाल हुआ। उन्होंने ब्योमकेश से माफी मांगी और कहा, मैंने हमेशा लोगों की मदद की, लेकिन इस बार मैं अंधा हो गया। ब्योमकेश ने जवाब दिया, आपका इरादा नेक था अनुकूल बाबू, लेकिन सत्य की राह पर आंखें खुली रखनी पड़ती हैं। घनश्याम बाबू अस्पताल से ठीक होकर लौट आए। उन्होंने ब्योमकेश को धन्यवाद दिया और कहा, अगर आप न होते तो मैं भी अश्विनी बाबू की तरह इस दुनिया से चला गया होता। राम बाबू अब पहले से ज्यादा खुलकर बात करने लगे थे। उन्होंने ब्योमकेश को बताया कि वह अपने डर से मुक्त हो चुके हैं और अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मैस में नए किराएदार आए और धीरे धीरे पुरानी बातें भूल गईं। लेकिन मैं कभी नहीं भूल सका कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला युवक, जो मेरे कमरे में कुछ दिन रहने आया था, ने एक खतरनाक साजिश को उजागर किया। ब्योमकेश बख्शी अब मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि एक प्रेरणा था। एक शाम जब हम चाय पी रहे थे, मैंने उससे पूछा, अब तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? उसने अपनी किताब बंद की, मेरी ओर देखा और कहा, सत्यान्वेषी का काम कभी खत्म नहीं होता अजीत। कोलकाता की गलियों में और भी रहस्य इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने हंसते हुए कहा, ब्योमकेश, तुम्हारे साथ तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में चल सकता हूं। उस रात जब मैं अपनी डायरी में ये आखिरी पंक्तियां लिख रहा था, मुझे यकीन हो गया कि यह मेरे जीवन की सबसे रोमांचक कहानी थी और यह सिर्फ शुरुआत थी। ब्योमकेश बख्शी, सत्यान्वेषी का उदय हो चुका था और मैं उसकी हर यात्रा का हिस्सा बनने को तैयार था। तो दोस्तों, ये थी आज की मजेदार और रोमांचक कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली रात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।